बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कहा पिछली बहुत लंबी हो गई है, उसके पिछली वीडियो के कुछ सेलिएंट पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर दूं वो ये कि कॉन्स्टिपेशन, हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की बात करें, किसी डिज़ीज़ एसोसिएटेड प्रॉब्लम की नहीं कर रहे हैं। उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। इम्पॉर्टेंट बात उसमें क्या है कि जितनी पुरानी होती जाती है कॉन्स्टिपेशन उतना मसला बढ़ता जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए आपको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए दवाई देनी है, और जो लंबे अरसे के लिए आपको इंटरवेंशन करनी है उससे परेशान नहीं होना कि जी इतने महीनों के हिसाब से ये दवाई देनी है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आपको उससे नहीं घबराना, और आपने उसमें परसिस्टेंट रहना है। आपने दवा बीच में छोड़ नहीं देनी है, वरना जो फ़ायदा आप अपने बच्चे को अभी तक पहुंचा चुके होंगे वो दोबारा से वो वापस वो रिलैप्स कर जाएगा, और फिर वो एक विशेष सर्कल चलता रहता है। उसमें डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि छोटे मोटे अपहीवल्स मैनेजमेंट के दौरान में हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उस पर साबित कदम रहेंगे तो इंशाल्लाह एंड रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा, अब इसमें आगे चलते। आपने अब जब आपके पास आपका बच्चा जो है उसको ये मसला हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इतना मसला हो गया है कि आपको महसूस होता है कि अब आपके बस की बात नहीं रही है, तो डॉक्टर के पास जाइए ज़रूर, उसके डॉक्टर के पास लेके जाइए और उनसे मशवरा ज़रूर कीजिए। और उस दौरान में ज़ाहिर है डॉक्टर एग्ज़ामिन आपके बच्चे को ज़रूर करेगा, देखने के लिए कि कोई जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में इसमें देखने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मसला लंबा होता है, कि कोई लोकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई उसका जो एनल स्फिंक्टर है वो बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, वहाँ कोई फिशेस वगैरह तो नहीं बने हुए हैं, या कई दफ़ा जैसे वो स्पाइन के बैक साइड पे, स्पाइन के एंड पे कोई डिप या डिम्पल वगैरह तो नहीं बना हुआ, जो कि इंडिकेट करता है कि शायद कोई जिसे हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन समझ रहे हैं उसका कोई और वजह भी हो सकती है। तो जब आपने ये एग्ज़ामिनेशन भी करवा लिया और वैसे बच्चा माशाल्लाह फ़िज़िकली बिल्कुल ठीक है, कोई उसके और मसला नहीं निकला, तो आपको फिर अब आपको कंसंट्रेट करना है। आपको जो अपनी सारी एनर्जीज़ हैं इस बात पे आपने फ़ोकस करनी है कि बच्चे के इस मसले को आपने हल कैसे करना है। इसमें डॉक्टर आपको मशवरा दे सकता है। प्राइमरीली इसकी मैनेजमेंट जो है वो सारी आपने पेरेंट्स ने खुद करनी होती है, और इसकी मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी मतलब आपको कई दफ़ा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा आप शायद दवा दे रहे हैं और इतना लंबा अरसा दवा दे रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट में आपको परसिस्टेंट भी होना है, और इनिशियली शायद आपको थोड़ा सा एग्रेसिव इन द सेंस कि आपको थोड़ी ज़्यादा मिकदार में दवाई देनी होती है। तो जब ये करेंगे और बच्चे का मसला हल होना शुरू होगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होना शुरू होगी, एपेटाइट बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फिर आपको मोटिवेट करेंगे कि आप एडहेयर करें अपनी ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है। सो अब जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग रहती है, वो आपको कई दफ़ा एग्ज़ामिन करें तो उनको पेट के ऊपर से ही आपको महसूस हो सकता है कि वो बहुत सॉलिड जो हैं स्टूल के जो पीसेस हैं, या वो इम्पैक्टेड स्टूल जो है जो उसके गट में है, आप उसको अगर पेट की तरफ से एग्ज़ामिन करें तो कई दफ़ा आप उनको फील भी कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि वो जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, वो ऐसे छोटे छोटे मेंगनियों की तरह के भी स्टूल कई दफ़ा बच्चे पास कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सारे वो हिस्ट्री से है, जब आप डिटेल में पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट्स आप, और इसमें आपको भी डिटेल ये सारी डॉक्टर को अपने ज़रूर बताइए, आपके बच्चे का जो डॉक्टर है, ताकि वो आपको फिर गाइड ठीक तरीके से कर सकें कि मसले की नोयत क्या है, और उसमें आपने क्या क्या, इसके जो स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो आपने क्या क्या फॉलो करने हैं। तो ये इसकी जो लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसके 3 प्राइमरीली इसके रूल्स होते हैं। सबसे पहला ये है कि जो स्टूल इम्पैक्ट हुआ है, जो इम्पैक्टेड स्टूल है, जो गट में फंसा हुआ है, उसको निकाल लें। तो एवैक्यूएशन जो कोलन की जो है, या उसको जो क्लीन करने का जो है वो आपने आप पर ओरल भी मेडिसिन दे सकते हैं, और आप
प्रॉपर रेक्टम भी एनेमास वगैरह से भी कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इतना लंबा प्रोसेस जिसमें काफ़ी अरसे से कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें 1-2 दफ़ा करने से नहीं, आपको हो सकता है 1-2 दफ़ा से ज़्यादा ये इवैक्यूएशन कोलन की करने के लिए इंटरवेंशन करनी पड़े। तो इसमें और एनेमास जो हैं, एनेमास अगर आप कॉन्फिडेंस से ख़ुद घर पे दे सकते हैं तो कर लीजिए, वरना 1-2 दफ़ा ले जाके किसी मेडिकल फैसिलिटी में चले जाइए और वहाँ उनसे समझ लीजिए, क्योंकि उसको पोजीशन करना है, बेबी की पोजीशन कैसे बनानी है, एनेमा देना का तरीका सीख लीजिए। और अब ये सेफ़ रिलेटिवली इजी प्रोसीजर्स होते हैं, आप सीख लें तो बड़े आराम से आप ये घर पे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप मुंह से दवा भी दे सकते हैं और आप एनेमास के ज़रिए भी आपने उसको क्लीन करना है। आपने उसका ये जो रेगुलर, इसीलिए वो लेग्जेटिव्स का यूज़ भी आप रेगुलरली इसके साथ साथ आपने ये सब कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है, इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। तो अगर आप उसको लें तो आपने गट को क्लीन करना है, साफ़ करना है बिल्कुल, जो उसमें इम्पेक्टेड स्टूल है उसको सारे को बच्चे को हेल्प करनी है उसमें कि वो इवैक्यूएट हो जाए। फिर जो ज़ाहिर है जब आप और साथ में आप स्टूल सॉफ्टनर्स वगैरह और लेग्जेटिव्स जो दे रहे होते हैं तो उससे बच्चे को फिर जो वो एक दर्द का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से बच्चा विदहोल्ड करने लग जाता है, वो वाली फीलिंग भी उसकी मिनिमाइज़ हो जाती है और उसको स्टूल पास करने में आसानी होती है। और ये जब आप कुछ अर्सा रेगुलरली ये लेग्जेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि वो जो बाउल हैबिट है, जो स्टूल पास करने की हैबिट है, वो रेगुलर हो जाती है। और आपका एम ये होना चाहिए कि बच्चा दिन में 1 या 2 सॉफ्ट स्टूल्स, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि बच्चा डेली 1 या 2 सॉफ्ट स्टूल पास करना शुरू कर दे। और फिर ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए करे और आप दवाई छोड़ दें, वो फिर उसको कम से कम कुछ हफ्तों, महीनों, 1-2 महीने कम से कम ये आपने इस ठीक होने के बाद भी आपने इस ट्रीटमेंट के साथ एडहेयर करना है, ताकि जो अच्छा काम आपने किया है वो फिर कंसोलिडेट हो जाए। ठीक है। तो जब एक दफ़ा इवैक्यूएशन हो गया, फिर आपने ज़ाहिर है वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लेग्जेटिव थेरेपी, और महीनों से मुराद मेरी ये है कि कई दफ़ा 6-8 महीने भी आपको दवा देनी पड़ती है। तो अब और एम आपका वही कि दिन में 1 या 2 दफ़ा उसकी बाउल मूवमेंट ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा था कि हार्ड स्टूल्स पास करते हैं बच्चे कई दफ़ा, और उनके छोटे मोटे कभी ज़ख़म और कभी फिशर्स भी हो जाते हैं। अगर तो बहुत पुराना सा फिशर है, बहुत गहरा है, तो उसके लिए हो सकता है आपको अपने बच्चे को पीडियाट्रिक सर्जन को भी दिखाना पड़े। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा है तो सिंपल लिग्नोकेन जेल, जब भी आपने बच्चे को बिठाना है, उसकी टॉयलेट सीट पे बिठाना है, जो छोटा बच्चा है उसकी पॉटी पे बिठाना है, तो आप उसके एनल एरिया पे वो लिग्नोकेन जेल मल दें, तो उससे पेन की जो फीलिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मैनेजमेंट का, कि आपने जो उसकी बाउल हैबिट है उसको इस्टेब्लिश करना है, उसको रेगुलर करना है। और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी अरसा, मतलब जब तक वो प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तो बच्चे को दिन में 2 दफ़ा कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसकी आपने टॉयलेट में, उसकी टॉयलेट सीट पे आपने उसको बिठाना है। अब छोटे बच्चों में 10-15 मिनट टॉयलेट सीट पे बिठाना एक अच्छा खासा मसला होता है। पेरेंट्स कहते हैं जी वो तो 2 मिनट टिक के नहीं बैठता। तो उसके लिए फिर यही है कि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को उसको साथ वहाँ पे उसके पास बैठे, कोई आप भले कोई एक्टिविटी कर लीजिए, उसके साथ बातें करें, उसको कुछ दिखा दें, उसको किसी तरह कोई बेशक वहाँ बैठ के आप उसके साथ में कोई कलरिंग कर लें, लेकिन वो रिफ्लेक्स को डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए दिन में 2 दफ़ा, स्पेशली सुबह और शाम, जब उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया हो या सफ़र डिनर वगैरह, उसके बाद वो, चूँकि जैसे मैंने बताया था ना कि छोटे बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, तो बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स अभी भी एक्टिव ही होता है। जब आप ये एक्टिविटी रेगुलरली करेंगे तो वो बाउल मूवमेंट्स जो हैं उनको रेगुलराइज करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये एडवांटेज होता है कि आप अपनी बाकी ट्रीटमेंट के साथ जो आपने इवैक्यूएशन बाउल की कर दी, फिर लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल साथ में शुरू किया, और उसके साथ आपने
ये इसकी बाउल हैबिट्स को रेगुलराइज करने के लिए दिन में 2 दफ़ा कम से कम 5-10 मिनट के लिए आपने उसको सुबह और शाम टॉयलेट सीट पे बिठाना है। और जैसे मैंने कहा कि अकेला वो नहीं बैठेगा, उसके साथ किसी ना किसी पेरेंट को अकम्पनी करना होगा। अगर आप उसकी वाकई हेल्प करना चाहते हैं तो ये टाइम आपको अपने बच्चे के लिए निकालना है। अच्छा, और फिर एक दफ़ा ये कि बात ये कि जब इसके ये लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल भी, जैसे मैंने कहा कि अक्सर पेरेंट्स छोड़ देते हैं और फिर रिलैप्स कर जाता है, तो इवन उसकी बाउल हैबिट्स जब इस्टेब्लिश हो भी गई हैं तो कुछ अरसा आपने उसकी इसको लेग्जेटिव्स को कंटिन्यू रखना है। और स्पेशली जब आप देखें ना कि कोई कुछ चेंज, रूटीन में कोई चेंज आ रहा है, तो स्पेशली उन दिनों में तो जस्ट मेक श्योर कि वो रेगुलरली लेग्जेटिव्स वो लेता रहे। फिर डाइट को आपने एक बैलेंस डाइट, स्पेशली जिसमें कि फ़ाइबर की इंटेक भी आपने ज़रूर रखनी है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे दूध पिकी ईटर्स होते हैं, बस दूध ही के ऊपर जोर है तो दूध ही चला जा रहा है, सॉलिड्स प्रॉपर्ली नहीं खाते हैं, या सॉलिड्स अगर खा भी रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं, वो बिस्किट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो उसमें फ़ाइबर नहीं है। तो पेरेंट्स को, या मदर्स को स्पेशली, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइबर की इंटेक अब बच्चे को किस तरह आप दे सकते हैं। अब जैसे वो अपनी तरफ से तसल्ली होगी कि हाँ जी हम फ्रूट दे रहे हैं, अब फ्रूट किस फॉर्म में दे रहे हैं, उसका जूस निकाल के दे देंगे, तो जूस का मैं ये कि चलें ठीक है, कुछ उसमें वाइटामिन्स वगैरह तो शायद चले जाएंगे, लेकिन फ़ाइबर तो सारा आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को फ्रूट किसी प्यूरिड फॉर्म में, जिसमें कि उसका फ़ाइबर जा रहा है। छोटे बच्चों में तो आपको फिर ऐसे ही देना है, थोड़े बड़े हों तो फिर तो जो स्वॉलो कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, उनमें तो इतना मसला नहीं होता। उनमें फ्रूट और वेजिटेबल्स वो वैसे ही आप हल्के से चाहे सॉफ्ट करके दे दें, लेकिन उनको मेक श्योर कि वो अपनी एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हों। फिर एक चीज़ जो प्रून्स, आई डोंट नो उनका वो क्या होते हैं, लेकिन प्रून्स और एप्पल्स और ये नाशपाती वगैरह, इनके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उस सॉर्बिटॉल की फॉर्म उसको आप कह सकते हैं। और उसका ये होता है कि ये वाली जब फ्रूट्स आप ज़्यादा देते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो क्या होता है कि वो वाटर को साथ में वाटर कंटेंट जो होता है वो उसको बढ़ाते हैं, जो गट में वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, स्टूल्स भी उससे ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो पास करने में आसानी होती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि डाइट में आपको ये इंश्योर करना है कि डाइट अच्छी बैलेंस्ड हो, उसमें पानी की इंटेक भी एडिक्वेट होनी चाहिए, उसमें फ़ाइबर की इंटेक भी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी किसी ना किसी फॉर्म में, वेजिटेबल्स भी किसी ना किसी फॉर्म में, ये सारी की सारी चीज़ें किसी एक चीज़ के पीछे नहीं लग जाए, सब मिला जुला उसको दें। और जैसे मैंने अभी वो पिछली एक वीडियो में विनिंग के बारे में बताया था, जो प्रिंसिपल्स ऑफ विनिंग है, अगर आप वो अच्छे प्रिंसिपल्स ऑफ विनिंग फॉलो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बाद में भी लेटर एज में, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ेगी अच्छी विनिंग के साथ कि उन्होंने असॉर्टेड फूड्स, डिफरेंट वेराइटीज़ और असॉर्टेड फूड्स खानी है, और ऐसे बच्चों में यूजुअली कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे में कोई विदहोल्डिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है तो आपको उसको जल्दी फिर इंटरवेंशन करना है, बजाय इसके कि उसमें कॉन्स्टिपेशन का मसला लंबा हो जाए। अच्छा, फिर एक और ये कि बहुत जल्दी जो काऊ मिल्क को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस ज़्यादा आता है। तो जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, उसमें रिकमेंडेड यही होता है कि काऊ मिल्क को थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, दवाइयाँ इसके लिए क्या, मैंने बार बार लेग्जेटिव्स का जिक्र किया। हमारे यहाँ जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो लैक्टिलोज या डुफ्लैक के नाम से एक शरबत आता है, फिर प्रून बेस्ड कुछ मेडिसिन है, कॉमनली यही यूज़ की जाती है। एक और होता है डल्कोलेक्स, लेकिन वो बड़ों में ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी ज़रूरत हो तो इसके, अगर आपको सैशे फॉर्म में मिल जाए तो दे में ऑल्सो प्रूव हेल्पफुल। और फिर स्टूल सॉफ्टनर्स आप ज़्यादा दवाई की फॉर्म में नहीं, कोशिश आप यही करें कि डाइट की फॉर्म में, अच्छी वाटर इनटेक की फॉर्म में। तो ये सारे काम अगर आप करेंगे और ये सारे काम मिलके करेंगे, एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ कि
आपने ये इंश्योर करना है कि बच्चे की बाउल हैबिट्स को रेगुलराइज करने के लिए दिन में 2 दफ़ा आप कम से कम उसको टॉयलेट पे बिठाएं। उसका गट आपने अच्छी तरह से क्लीन और इवैक्यूएट करवा लिया और उसके बाद उसकी जो इतना उसकी बैलेंस डाइट, हाई फाइबर और हाई वाटर इनटेक डाइट आप रखें ताकि उसको स्टूल पास करने में आसानी हो। और अगर कोई विदहोल्डिंग बिहेवियर के आपको इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं तो उसमें इंटरवेंशन प्यार से करने की कोशिश करें ताकि बच्चे को कोई ये उसका मसला क्रॉनिक तरफ ना जाए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई लोकल उसको कोई फिशर है या कोई और इस तरह का मसला है तो उसके लिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। दिस मोर और लेस टेक्स केयर ऑफ द फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा वो जो डिज़ीज़ पार्ट होता है, अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से है तो उसमें याद रखिए कि जब डॉक्टर आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो अपनी हिस्ट्री में वो एवेलुएट कर लेते हैं कि आपके बच्चे का जो मसला है वो किसी बीमारी की वजह से है या वो सिर्फ ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि और बीमारियों की फिर अलामात भी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन खुद से घर में कई दफ़ा आप मसले को हल नहीं कर सकेंगे, तो अगर थोड़ा सा भी मसला लंबा हो रहा है तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाके एक दफ़ा एवेलुएट ज़रूर करवा लीजिए, मशवरा ज़रूर उनसे ले लीजिए और इन एडवाइस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो होपफुली आपके लिए आसानी होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।